31 मई 2009 रात 10:29 पर एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 ब्राज़ील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। Flight 447. It has been called the Titanic of air disasters. A passenger aircraft so advanced that the chance of it falling out of the sky is unthinkable. इसने अटलांटिक ओशन के ऊपर से होता हुआ फ्रांस जाना था। फ्लाइट से ठीक 10 मिनट पहले क्रू मेंबर मुसाफिरों को ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल से आगाह करता है, क्योंकि रास्ते में मतवक्के तौर पर उनका सामना एक समुद्री तूफान से होना था। लेकिन ये एक रूटीन की बात थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर एक ऐसा एरिया आता है जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। यहाँ पर तूफान और आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन एक नॉर्मल सी बात थी और रोज़ाना की तादाद में यहाँ से जहाज़ वो गुजरते ही रहते थे। Air France Flight 447 slammed into the South Atlantic Ocean. It disappeared without warning, without any distress call. इस जहाज़ में टोटल 228 लोग सवार थे, जिनमें 216 पैसेंजर्स जबकि 9 क्रू मेंबर्स और 3 पायलट थे। मेन पायलट कैप्टन मार्क डोबियस था, जिसकी उम्र 58 साल थी और इसका 11,000 घंटे तक जहाज़ उड़ाने का तजर्बा। एयर फ्रांस की इस फ्लाइट के बारे में मशहूर था कि ये कभी भी क्रैश नहीं हो सकती। The aircraft is so advanced, aviation experts say it almost flies itself. जैसा कि टाइटैनिक जहाज़ के बारे में भी मशहूर था कि ये कभी भी समंदर में डूब नहीं सकता। उसकी मेन वजह ये थी कि इसमें ऑटो पायलट का निज़ाम नस्ब किया गया था। इस एयरक्राफ्ट में एक कंप्यूटराइज निज़ाम नस्ब किया गया था, जो कि पायलट और जहाज़ के माबैन एक ताल्लुक़ कायम करता था। अगर अमूमी तौर पर एयरक्राफ्ट को देखें तो वो पायलट के इशारों पर चलते हैं, जैसा कि कार और दूसरी चीज़ें हैं। सिर्फ ड्राइवर ही उनको मैनुअल तरीके से कमांड देता है और उसी पर अमल करते हुए वो चलती हैं। लेकिन फ़्लाइट 447 में ऐसा निज़ाम नहीं था, बल्कि कंप्यूटर जो पायलट की जानिब से कमांड दी गई थी उसको खुद से रीजनरेट करता और देखता कि ये ठीक भी है या नहीं। अगर तो वो ठीक होती तो वो कमांड आगे शिफ्ट कर देता था, अगर वो नहीं तो वो पायलट की कमांड रिजेक्ट भी कर देता था। यही वजह है कि इस पर ड्राइविंग वो काफ़ी सेफ हुआ करती थी और इसी वजह से इसको टाइटैनिक ऑफ द स्काईज भी कहा जाता था। रात 1:55 पर मार्क डोबियस वो पहले से तयशुदा रेस्ट के लिए कैबिन छोड़कर चले जाते हैं और जहाज़ का कंट्रोल दूसरे 2 हेल्प ऑफिसर्स को दे देते हैं। लेकिन उनके रेस्ट के दौरानिए में ही ये जहाज़ वो सबसे गंभीर एरिया में दाखिल हो जाता है, जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। ये अटलांटिक ओशन पर एक ऐसा इलाका है जो अब वहाँ पर समंदरी तूफ़ानों, पावरफुल जो थंडर स्टॉर्म्स हैं उनकी वजह से और साथ साथ जो आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन है इसके हवाले से मशहूर था। लेकिन फिर भी यहाँ से रोज़ाना काफ़ी तादाद में जहाज़ सेफली गुजर जाते हैं। इस जोन में दाखिल होने के ठीक 15 मिनट बाद जहाज़ को एक खौफनाक समंदरी तूफान अपने घेरे में ले लेता है। वहाँ पर मौजूद आइस क्रिस्टल्स उसकी पायलट ट्यूब्स में दाखिल हो जाते हैं। इनमें सेंसर लगे होते हैं जो एयर स्पीड के बारे में आगाह करते हैं और इसी की बुनियाद पर ही ऑटो पायलट का निज़ाम चलता है। क्योंकि ये ट्यूब्स आइस क्रिस्टल की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं तो ऑटो पायलट सिस्टम भी ब्लॉक हो जाता है और जहाज़ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस गहरे समंदरी तूफान में जहाज़ को मैनुअल तरीके से चलाना पड़ जाता है। लेकिन ये दोनों हेल्पर्स वो मेन पायलट के मुकाबले में कम एक्सपीरियंस थे, इस वजह से उनके लिए जहाज़ को काबू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इस वक्त जहाज़ 37,900 फीट बुलंदी पर उड़ रहा होता है, लेकिन टर्बुलेंस की वजह से इसका तवाज़न बिगड़ने लगता है और मुसाफिरों का सामान वो भी बिखरने लगता है। लेकिन एन इसी वक्त पर वो एरोडायनामिक स्टाल का अलार्म बजने लगता है। इस सूरत में जो इसके विंग्स होते हैं वो जहाज़ को पुश करने में मदद नहीं करते। यही वजह है कि स्टाल का अलार्म बजने लगता है और जहाज़ की जो स्पीड है वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक कम होने लगती है।
क्योंकि जो ऑटो पायलट पर सिस्टम होता है वो एयर स्पीड पर ही चलता है। उस ट्यूब्स बंद होने की वजह से ऑटो पायलट सिस्टम बंद होता है और उसी की वजह से स्टाल का अलार्म बजने लगता है और विंग्स वो भी पुश करना छोड़ देते हैं और जहाज की स्पीड खतरनाक हद तक गिरने लगती है। इस पैनिक सिचुएशन में कैप्टन मार्क डोबियस को वो वापस बुलाया जाता है, लेकिन वहां पर मौजूद ऑफिसर्स इसको स्टाल के बारे में आगाह नहीं कर पाते। यही वजह है कि वो जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है पर स्टाल को रिकवर नहीं कर पाता। इसकी नोज सिर्फ 16 डिग्री ऊपर की जानब जाती है, लेकिन उसी वक्त जहाज 11,000 फीट पर मिनट के हिसाब से वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और ठीक 4 मिनट बाद समंदर में आकर क्रैश हो जाता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। 1 जून 2009 की सुबह 7 बजे एयर फ्रांस फ्रेंच अथॉरिटीज़ को बताती है कि उनका जहाज़ के साथ राब्ता वो मुनक़ता हो चुका है। इसी वजह से कुछ ही घंटों के बाद ब्राज़ील, फ्रांस और 3 दूसरे मुल्कों ने एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और अगले दिन उन्हें अटलांटिक ओशन के पानियों में कुछ सीट्स वो तैरती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद 24 घंटों के बाद उन्हें पहली लाश भी तैरती हुई दिखाई दी और इस लाश के साथ कुछ सीट्स और मुसाफिरों का कुछ दूसरा सामान जैसा कि लाइफ जैकेट्स और दूसरी चीज़ें वो भी समंदर के ऊपर तैरती हुई दिखाई दी और टोटल इस सर्च ऑपरेशन में 50 लोगों की लाशें वो मिल जाती हैं। लेकिन अगले 2 माह लगातार सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी जहाज़ का मलबा नहीं मिलता, जिसकी वजह से जुलाई के एंड पर इस सर्च ऑपरेशन को वो बंद कर दिया जाता है। ना ही जहाज़ का मलबा मिला था और ना ही ब्लैक बॉक्स। आने वाले कुछ अरसे में 2 और सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन वो भी कामयाब साबित नहीं होते। लेकिन इस हादसे के 2 साल बाद अप्रैल 2011 में एक दफ़ा फिर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें अंडर वाटर व्हीकल्स इस्तेमाल की जाती हैं जो गहराई में जाकर इस जहाज़ के मलबा ढूंढने में मदद करती हैं और बिलाकर 3 अप्रैल 2011 को वो जहाज़ का मलबा अटलांटिक ओशन में 4 किलोमीटर नीचे वो मिल जाता है। इसमें ब्लैक बॉक्स और दूसरे जो रिकॉर्डर्स हैं वो अपनी सही हालत में मिलते हैं। हैरानगी की बात यह है 23 महीने पानी में रहने के बावजूद भी इनका डाटा वो रिकवर कर लिया जाता है। गो के इस हादसे की वजूहात कोई इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन से सारे वकूए का पता चल गया, लेकिन फिर भी इसने एविएशन हिस्ट्री पर काफ़ी गहरे असरात छोड़े, क्योंकि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल के हवाले से काफ़ी शकूक व शुबात है वो बढ़ने लगे। यही वजह थी कि पायलट्स को वो इससे ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाने लगी। ऑटो पायलट पर ज़्यादा इन्हिसार की बजाय उन्हें यह सिखाया गया कि कैसे उन्होंने अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग को और भी बढ़ा दिया जाता है और साथ में जहाज़ के स्ट्रक्चर में जो पायलट ट्यूब्स होती हैं इनको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता है ताकि ऑटो पायलट का सिस्टम वो फेल ना हो। और इसके साथ साथ जो जहाज़ का स्टाल है उसको रिकवर करने के हवाले से भी ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि अगर कोई स्टाल की पोजीशन आए तो जहाज़ को अपवर्ड खींचने के बजाय नीचे की जानब रखें ताकि इस जहाज़ को रिकवर करने में वो आसानी हो।